काम किया और स्वतंत्र लेखन किया। उससे मैंने आजीविका चलाई। इसके अलावा हुआ ये कि मैं एक अखबार में, मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा, एक अखबार में काम करता था और वहाँ काम करते करते एक खबर पर मेरा और संपादक का एक विवाद हुआ। विवाद ये था कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा घराना, या यूँ कह लीजिए सबसे बड़ा घराना, उस घराने ने मेरी एक खबर पे कोई आपत्ति की। मेरे संपादक ने मुझसे कहा यार तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए था। तो मैंने ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। ये कह करके मैंने काम छोड़ दिया, पत्र मतलब अखबार में नौकरी छोड़ दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भारत में यदि स्वतंत्रता मिली है, सब जानते हैं देश आज़ाद हुआ है, लेकिन देश आज़ाद होने के साथ ही पत्रकार गुलाम हो गया है। वो पत्रकार जो तनख्वाह पर, वेतन पर किसी अखबार में काम करते हैं, तो वो लिखते हैं जो उनसे संपादक चाहता है या संपादक के आका चाहते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो मेरा संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। तो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मैंने कहीं नौकरी नहीं की, मुझे काम ही करना था। अच्छा, लिखने पढ़ने के अलावा कोई काम किया नहीं, इसी में लगा रहा। तो आजीविका चलानी थी। बहुत सारे लोगों के लिए शौक़ होता है, उन्होंने अपनी नौकरी की या अपना व्यापार किया और जो समय मिला उसमें लिखा। लेकिन मैं लगातार, चूँकि मुझे इसी से पेट भरना है, तो उसमें मेरा बल्कि बहुत सारे प्रकाशनों ने भी दोहन किया। जैसे मेरठ रहते हुए मेरा कई प्रकाशकों ने मुझसे उपन्यास लिखवाए और पैसे के नाम पे बहुत कम पैसा देते थे। लिखा, पेट भरने के लिए करते थे, जुस्तजू होती थी। सत्य कथाएँ लिखी, बहुत सारे फीचर लिखे, आकाशवाणी के लिए लिखा। मतलब मुझे लगता है कि कहीं से भी लिखने के लिए मिल जाए तो जो भी मिल जाए। बहुत सारे लोगों के लिए मैं शोध में मददगार सिद्ध होता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं से भी लिखने के लिए कुछ मिल जाए, उसके साथ कुछ पैसा मिलेगा तो मैं लग जाता हूँ किताबें खोलने में। अच्छा, ये भी होता है कि जितने पैसे में मैं अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ, लगभग उतने ही पैसे की मैं किताबें भी परचेज़ कर लेता हूँ। मतलब अगर मुझे कहीं से 10 रुपये मिले हैं तो 5 रुपये मैं दाल रोटी के लिए दे देता हूँ और 5 रुपये में फिर किताबें अरेंज कर लेता हूँ। यही कारण है कि मेरे पास आज 25-30 लाख रुपए की किताबें हैं। ये रहा। उसके अलावा अब वर्तमान की अगर बात करें तो भाई एक पब्लिकेशन है अपना, तो पब्लिकेशन के लिए आपको काम करना ही है। इस बार ये हुआ है कि हमने बाहरी लोगों की छापनी कम की है, अपनी जो पेंडिंग पड़ी हुई है किताबें उनको छापेंगे। दूसरा एक साप्ताहिक है, तो साप्ताहिक को आपको हर सप्ताह कुछ ना कुछ देना है। त्रैमासिक है, शोधादर्श, त्रैमासिक में आपको 3 महीने में कुछ ना कुछ विशेष लाना है। 80 पेज की या 84 पेज की पत्रिका होती है। तो ये जब करते हैं साप्ताहिक, महीने भर में 4 बार आता है, फिर तीसरे महीने में एक पत्रिका आ जाती है। फिर जो मेरी अब तक मैंने अपनी किताबें नहीं छपवाई, उन किताबों की घोषणा की, तो लोगों को लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, बस मैं यूँ समझिए एक तरह से लगा हुआ हूँ, जितना हो जा रहा है उतना कर रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक साहित्य साधना में आप इस समय लगे हुए हैं और जितना आप कर पाते हैं वो आप कर रहे हैं, होना भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने सुना है कि आपका है परिलेख प्रकाशन, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बहुत लंबे समय से प्रकाशन में भी कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी आपने बनाई हैं। तो जब आपके पास किसी भी लेखक की पांडुलिपि आती है तो उस समय आपका भाव क्या होता है उस पुस्तक को बनाने में, कि मुझे इस पुस्तक को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? आपके भाव, लेखक उसको माने या ना माने, लेकिन आपके क्या भाव होते हैं? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जब मैं किसी लेखक, कोई मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ कि वो मेरी कितनी बात मानेगा। अगर मुझे लगता है कि वो अपनी मनमानी करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। कारण ये है कि पुस्तक कोई भी हो, कैसी भी हो, अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, उसमें अच्छा करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और लेखक प्रकाशक का रिश्ता ऐसा होता है कि समन्वय से अगर काम करते हैं तो पुस्तक बहुत अच्छी बन जाती है। उसकी वाहवाही लेखक को मिलनी है, प्रकाशक को तो मिलनी नहीं है। प्रकाशक को तो गालियाँ मिलती हैं। अच्छा करने का श्रेय लेखक को मिलता है। कभी भी आप देखिए कि सम्मान मिलते हैं तो लेखक को मिलते हैं, प्रकाशक को बेहद कम होता है।
तो एक तो समन्वय किस व्यक्ति से बन पाएगा। यहाँ उद्देश्य पैसा नहीं होता है जब लेखक से हम बात कर रहे होते हैं, पैसे के बगैर तो छपती नहीं है, ये तो वेल नोन है। एक तो समन्वय हो, दूसरी बात ये कि बहुत सारे अनुभव करने के बाद हमें दिखाई दे जाता है जो नए लेखक आते हैं उनकी पांडुलिपि में क्या होगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, एक लेखक, वरिष्ठ लेखक थे, बहुत सारे लोग उनको जानते थे। उनकी पुस्तक थी काव्य की, और उसमें लगभग 19 रचनाएं दूसरे कवियों की, शायरों की, मतलब गज़लें और गीत उसमें शामिल थे। अब वो पकड़ में आ गए तो बड़ा बुरा लगा, नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनसे, चूँकि किताब हाथ में ले चुके थे, उनके साथ बैठे, उनको निकलवाया, उनसे आग्रह किया, उनके पैर छुए, भाई कोई और हो तो उसे भी निकाल दो, छपेगी तो आप तो बदनाम होंगे लेकिन प्रकाशन भी बदनाम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ आपको लालच एक तरफ रख के काम करना होता है। लालच, देखिए पैसे का तो ज़रूरत हमेशा होती है, सभी को होती है, लेकिन हम अपने स्वाभिमान को भी छोड़ दीजिए। यहाँ बात आ जाती है हम समाज को दे क्या रहे हैं। एक लेख आपने लिखा और मैं उस लेख पे नाम चेंज करके अपनी पत्रिका में छाप दूं, तो पता ये लगेगा जिसके लिए छापा उसे तो पता ही नहीं क्या लिखा गया है मेरे लेख में, और आपने चोरी का एलिगेशन लगा दिया, जाहिर सी बात है लगेगा ही। तो बदनामी बहुत दूर तक जाती है। इस बदनामी से बचने के लिए जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है उतना करते हैं। बाकी बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने भी आती हैं, क्योंकि प्रेस पे काम होता है, मेरठ हम काम कराते हैं, दूसरी जगह कराते हैं, नजीबाबाद में संसाधन नहीं है, तो बहुत सारी ऊंच नीच होती हैं, बहुत सारी कह लीजिए आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, लेखकों का दबाव भी होता है कि भाई हमारी किताब जल्दी आनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि लेखक देता बाद में है, चाहता पहले है। तीसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि लेखक से वो प्रूफ पढ़ ले, कम से कम अपनी किताब के, तो वो प्रूफ नहीं पढ़ना चाहता अपनी किताब को, मतलब वो देने के बाद दोबारा पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो आप करा लीजिए। अब ऐसा नहीं लगता है, तो उसमें चूंकि कुछ ख़राब होता है तो जिम्मेदारी प्रकाशक की हो जाती है कि भाई आपने देखा नहीं होगा, ये नहीं करा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि लेखक जितना अच्छे से अच्छा पढ़ ले तो किताब उतनी अच्छी बन जाएगी, और ये समन्वय के साथ होता है। अब जैसा आपने कहा कि नाम सिर्फ लेखक का होता है, प्रकाशन का नहीं होता। देखिए, इसमें मैं थोड़ी आपकी बात से भिन्नता रखती हूँ, इसलिए क्योंकि अच्छा प्रकाशन, अगर लेखक की प्रसिद्धि होगी, उसकी पुस्तक अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं प्रकाशन का नाम तो हमेशा पुस्तक के साथ होता है। ये ज़रूर कहा जाएगा कि इस प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और आज आप ये भी देख रहे होंगे कि जो ऊंचे प्रकाशक हैं वहाँ क्या छपता है क्या नहीं छपता, मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, लेकिन सिर्फ उनके नाम से पुस्तक बिक रही हैं, ये तो आप समाज में देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की पहुँच वहाँ तक है, बहुत सारों की पांडुलिपि वो लेते भी नहीं। तो ये कहना कि प्रकाशक का नाम नहीं है, ये तो मैं नहीं मानती। नाम बहुत है, और परिलेख प्रकाशन का नाम भी आज बहुत जगह सुना जा रहा है। बात यह है कि छोटी जगह है तो प्रसिद्धि पाने में और लोगों के समझ में आने में थोड़ा सा समय लगता है। अब मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि जैसे आप ओपन डोर भी चला रहे हैं, यह आपका एक समाचार पत्र है, तो इसमें आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, तो ये आपका समाचार पत्र निकालने का नज़रिया आपका क्या, मतलब किस नज़रिए से, किस लिए आप ये निकाल रहे हैं? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपसे सीधे कहूँ कि पैसा कमाने के लिए निकाल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का नज़रिया यही होता है, पैसा होता है। लेकिन इस कोरोना काल में जो बड़े बड़े अखबार बंद हो रहे हैं, पीडीएफ पे आ गए हैं, उस समय पे ऐसे अखबार को स्थापित करना या काम करना अपने आप में आत्महत्या करने जैसा है। इसके बावजूद हम निकाल रहे हैं। उसका बड़ा कारण यही है कि हम लोग जो चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, चूँकि अब हमने कोई और तो काम किया नहीं, करना तो इसी को है, तो जब इसी को करना है तो इसी में कितना अच्छा हम कर सकते हैं, तो हम अखबार के मतलब साप्ताहिक के माध्यम से हम कितना और अच्छा कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने लघु कथा प्रतियोगिता की, जिसका 7 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। बहुत अच्छी लघु कथाएँ हमें प्राप्त हुई। अब राष्ट्रगीत पे हम काम कर रहे हैं, राष्ट्रगीत पे एक प्रतियोगिता हमने आयोजन की है, और संभावना है कि 7 जुलाई को हम
राष्ट्रीय गीत विशेषांक छापेंगे, निकालेंगे। तो ये जो हम अपने आप को ही एक नया टारगेट दे देते हैं, तो उसी टारगेट में हम उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं, हमें नहीं पता हम समाज को क्या दे रहे हैं और समाज से क्या ले रहे हैं। तो अगर समाज को कुछ अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ खराब जाने की संभावना होती है तो हम उस पर विचार ज़रूर करते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ खराब जाए। दूसरी बात, जैसा अभी आपने कहा, प्रकाशन की बात की थी थोड़ी देर पहले कि किताब के साथ प्रकाशन करना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपने रामायण तो पढ़ी है, कौन से प्रकाशक की पढ़ी है? वाल्मीकि। वाल्मीकि लेखक है, प्रकाशक का नाम नहीं है। हाँ, कौन से प्रकाशक की पढ़ी? ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकों के आप नाम लेंगे तो आपको लेखक और पुस्तक का नाम याद रहेगा, प्रकाशक का नहीं रहेगा। प्रकाशक तो खरीद और बिक्री तक सीमित रह जाता है ना, या उसको प्रकाश में लाने तक सीमित रह जाता है। कबीरदास की किताबों का नाम लेंगे जो भी छपी हैं, साखी है या जो भी कुछ है, रहीम की छपी है, या पंडित पद्म सिंह शर्मा की बात करें तो तमाम लेखकों की किताबों के तो नाम आपको मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन किस प्रकाशन ने छापा वो याद नहीं रहेगा। तो प्रकाशकों के नाम किताबों के साथ तो जुड़े होते हैं, जब ज़रूरत होती तब खोजता है आदमी कहाँ से मिलेगी, अदरवाइज उसको इतना ही मालूम होता है कि ये लेखक है और इसकी ये पुस्तक है। तो प्रकाशक तो होता है, अंधेरे में नहीं होता है। आप इसको ऐसा मान लीजिए, एक तरह से एक शब्द होता है ब्यूटी, जो प्रकृति से प्राप्त होती है, सौंदर्य जिसको कहते हैं। एक दूसरा शब्द होता है ग्लैमर। ग्लैमर आपको ना चाहते हुए भी आकर्षित करता है। तो सौंदर्य में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको आंतरिक सौंदर्य उपस्थित करना होता है, और ग्लैमर में ये होता है कि आपने बाहरी आवरण आपने बनाना होता है। भाई जैसे कृत्रिम प्रसाधनों का उपयोग कर लीजिए तो ग्लैमर हो गया, और आपका जो आचार व्यवहार है वो आपका सौंदर्य हो गया। तो ये अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे प्रकाशकों का या बुरे प्रकाशकों का, या अच्छे लेखकों का, बुरे लेखकों का। मैं बुरा लेखक तो नहीं कहूँगा किसी को, चूँकि सभी की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, प्रारंभिक अवस्था में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग लेखन के नाम पे या प्रकाशन के नाम पे कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और चूँकि समाज का हिस्सा है तो जैसे समाज में गलतियाँ होती हैं वैसे ही गलतियाँ यहाँ भी होती हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं होती। अच्छा, जैसे कि संपादन पर मैं आती हूँ, क्योंकि आप संपादन भी करते हैं और बराबर कर ही रहे हैं, हमारे हाथ में भी आपकी पत्रिकाएं हमेशा आती हैं। तो जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ कि संपादन लोग 15 दिन में आपके पास आपने सामग्री छांटी और 15 दिन में ही आपने पत्रिका को तैयार कर लिया। लेकिन आप बताइए कि किसी एक विशेषता के साथ एक अच्छी पत्रिका को तैयार करने के लिए एक संपादक में क्या गुण होने चाहिए? मैम, सबसे पहले तो संपादक का क्राइटेरिया, मतलब उसके संपर्क कितने लोगों से हैं, ये सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त है उसका अपना ज्ञान, उसका अपना पुस्तक भंडारण, उसका अपना पठन और पाठन, ये चीज़ें संपादक के लिए होती हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ कि आप अगर पढ़ते हैं, आपके पास पुस्तकें हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपडेट रहते हैं, और जब आप अपडेट रहते हैं तो नए लोग जितने भी मिलते हैं तो आप वहाँ प्रभाव छोड़ते हैं। जब आप प्रभाव छोड़ते हैं तो लोग आपके संपर्क में आते हैं। अगर आपके संपर्क में 100 लोग हैं तो आप ऐसे आकलन कीजिए जैसे समाज में आप परीक्षक हैं और आप किसी स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रहे हैं, तो आप ऐसे संपर्क कीजिए कि कोई संपादक है और उसके संबंध में या संपर्क में जो स्थानीय स्तर पर 20, 30, 50 लोग हैं बस। एक दूसरा संपादक है, उसके संपर्क में देश भर में 1000 लोग हैं और सब वेल नोन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसमें से अच्छा किसको मानेंगी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन एक संपादक के लिए ज़रूरी ये है कि उसकी मित्र मंडली में जितने विद्वान हों उतना अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अखबार पत्रिकाओं के लिए संपादन के अलग अलग तरीके, पैटर्न होते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया है। जैसे अपराध पत्रकारिता है,
या सिने जगत की पत्रकारिता है या साहित्यिक पत्रकारिता है, तो कोई से भी क्षेत्र की पत्रकारिता हो, सबके लिए यही शर्त लागू होती है कि आपके उस क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में कितने संपर्क हैं। अगर आपराधिक पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके अपराध से और पुलिस वालों से भी संपर्क होने चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या कब क्या हो सकता है। तो ये जो कहाँ कब क्या क्यों कैसे, ये जो जुड़ा हुआ होता है 6 ककार जिसको बोलते हैं संपादक के साथ, उस पर पैनी निगाह होनी चाहिए, तभी आप अच्छा संपादन कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे नवसिखिए और या नए लेखक जो हैं वो कुछ भी इधर उधर से लाते हैं टिप टाप के, और वो आप छाप देंगे तो फंसेंगे आप। तो आपको पढ़ा लिखा आप होंगे तो पकड़ पाएंगे फिर चीज़ों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक आपको खुद ही ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस कार्य को कैसे अच्छी तरह कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका इतना विस्तृत कार्य है जो मैं आपके यहाँ देख भी रही हूँ कार्यालय में, तो आपका ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इसको अकेले कर लेते हों, क्योंकि किसी भी काम के पीछे बहुत सारे लोगों का साथ और हाथ होता है। तो आप बताइए कि आपके इस कार्य में आपको कौन कौन सहयोग करता है? देखिए मैम, सच्ची बात तो ये है कि एक ऋषि हुए हैं अष्टावक्र, उन्होंने झुंड को भी अपना गुरु माना है, वृक्ष को भी, पीपल को भी अपना गुरु माना है। मतलब उन्होंने जहाँ से जो सीखा उसको अपना गुरु मान लिया। तो इसी तरह से हम मेरे साथ भी होता है। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वो भरपूर सहयोग देते हैं। मेरे साथ एक बेटा ये अबूज़र है, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले देख रही थी, तो उससे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता हूँ। मेरी लोकल की मित्र मंडली में जितने लोग आते हैं तो मैं उनसे भी कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता हूँ। और इसके बावजूद जो मेरे बाहरी दोस्त हैं, साहित्यिक हैं या बहुत सारे प्रोफेसर हैं, तो मैं उन लोगों से भी लगातार चर्चा विषयों पर करता रहता हूँ। बहुत सारी दिक्कतें जैसे भाषाओं पे भी आती हैं, तो हम लोग कतई शर्म नहीं करते हैं कि किसी शब्द को लिखने में अगर मैं पूछूंगा तो कोई शर्म लगेगी कि वो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं भी बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ। मतलब हमारी दुनिया ही ये है, इसी तरह के लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को आती है। बहुत सहज ढंग से हमारा काम हो जाता है। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि पूछने में शर्मिंदगी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से नहीं पूछेंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे और कैसे जानेंगे, क्योंकि कोई अपने में परिपूर्ण नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा निजी सवालों पर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों से बहुत वार्ता करते हैं, आज आप वार्ता के घेरे में हैं। तो ये निजी प्रश्न आपसे यह है कि जैसा मैं बहुत लोगों से नजीबाबाद में सुनती हूँ कि आप व्यवहारिक बहुत कम हैं, और इसी के नाते बहुत सारे लोग कभी कभी आपसे रुष्ट हो जाया करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आप आज के समाज को देखते हुए कि आज लोग जैसा देखा वैसी ही बात करते हैं कि भाई ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए या मैं क्यों ऐसा बोलूं, और प्रयास भी करते हैं हर जगह जाने आने का। मैंने देखा है कि आप साहित्यिक आयोजनों में बहुत कम जाते हैं, और जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कई लोग आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो मुझे बताइए इसके पीछे कोई ख़ास वजह है कि आपको ऐसा करना पड़ता है, या कि आपका ये आप प्रकृति है आपकी कि आप ऐसे ही हैं? नहीं, मैं यहाँ एक सवाल छोटा सा आपसे हाँ जी पूछूंगा जी पहले। जी जी। आप व्यवहारिक होना किसे मानती हैं? देखिए, व्यवहारिक का मतलब जितना मैं समझती हूँ आज की दुनिया में कि व्यवहार की जो हमारे कोई सामने है, हमें उसकी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो हम उस बात को उसी समय ना कह के उसको थोड़ा सा पी जाएं, कि ऐसा ना हो कि भाई व्यवहारिक ना हो के हमारे संबंध खराब हो जाएं, या इसको कोई ये खराब लगे या इसको कोई ठेस पहुँचे। ये आज की दुनिया को देखते हुए मैं कह रही हूँ। हाँ, अब मैं बताता हूँ इस विषय पे। हाँ। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण जी 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 विषय उठाया है, जी और हो सकता है कि मैं अब जो बोलूँगा उससे फिर लोग रुष्ट हो जाएं। जी जी लोग रुष्ट होते हैं, जी और मुझे भी आनंद आता है लोगों को रुष्ट करने में। मेरे ख्याल से तो मुझ पे ये आरोप सरासर गलत है कि मैं व्यवहारिक नहीं हूँ, क्योंकि एक भी आदमी मेरे परिचय में ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कह दे कि मुझे ज़रूरत है अमन की और वो मेरे काम नहीं आया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो ये कह दे कि हम परेशानी में घिरे हुए हैं और वो खड़ा हुआ देख रहा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब यूँ समझिए कि मैंने
मन से कभी किसी का बुरा चाहा हो या किया हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारा कुछ बुरा किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर अव्यावहारिक बनाती हैं तो मैं हूँ और बना रहना चाहूँगा। हाँ, मैं दोगले लोगों को पसंद नहीं करता हूँ और आस्तीनों में सांप नहीं पालता हूँ। तो जो लोग कुशल व्यवहारिक होते हैं, बहुत सारे लोग ढोंग रचते हैं कि मैं बहुत व्यवहारिक हूँ, तो वो ऐसा करते हैं कि अब आप आए, आपके सामने आपकी तारीफ़ें की और आपके जाने के बाद आपका शत्रु आकर के बैठा उसके पास, तो उसने आपकी बुराइयाँ शुरू कर दी, उसकी तारीफ़ें कर दी। ये मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि साहित्य के नाम पे जो खेल खेला जाता है, किसी ने कुछ भी आपकी रचनाएं मौलिक हैं और वो अच्छी या बुरी हो सकती हैं, आपके विचारों में कुछ भी भिन्नता हो सकती है, आपकी मात्राओं में गलतियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें तो बर्दाश्त करने के काबिल है। लेकिन पता लगा कि आपने दोहा कबीरदास का उठा करके और अपने नाम से सुना दिया और मैं चुप होके बैठ जाऊं, है ना, तो ये तो फिर वही हुआ ना कि आपकी गलती में मैंने भी सहयोग किया, तो मैं ये सहयोग नहीं कर सकता। तो अगर ये मेरी अव्यावहारिकता है तो मैं हूँ। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अपना काम होता है तो वो मेरे पास चले आते हैं और मान मनुहार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है चले जाते हैं वापस। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो वही लोग, उन लोगों के पास समय नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से अगर मैं बचता हूँ, इसको आप अव्यवहारिक कहेंगे तो मैं हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सा, जैसा आपने कहा कि आप नजीबाबाद के साहित्यिक प्रोग्रामों में नहीं जाते हैं, तो ठीक है, मैं सच है कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं पेट भरने के लिए, जैसा आपको बताया, लगातार पढ़ने लिखने में लगा रहता हूँ। उन साहित्यिक गोष्ठियों में होता क्या है भाई, आपने मुझे सुना दी, मैंने आपको सुना दी, काम खत्म हो गया। कुछ अच्छा क्या हो रहा है, रचनात्मक क्या हो रहा है? अगर कुछ रचनात्मक हो रहा है और मैं नहीं जा रहा हूँ तो मेरी गलती है। और अगर वहाँ खाली समय बिताना है, आपस में एक दूसरे की सुनानी है और चाय पानी पी करके एक दूसरे की बुराइयाँ करके और नए एक गोष्ठी होगी और फिर नए संगठन तैयार हो जाएंगे, उस राजनीति में मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो अगर वहाँ राजनीति में नहीं पढ़ना अव्यावहारिकता है तो मैं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात बहुत सारी ये होती हैं, बहुत सारे लोग समय काटने के लिए भी हमारे पास चले आते हैं कि भाई चलो वहीं बैठेंगे, बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि भाई अगर आपका कोई काम है तो मैं सारे काम छोड़ करके आपके काम आऊँगा और आता हूँ, और यदि नहीं है तो आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और मेरा समय ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, उनका भी पेट भरना है, अपना पेट भरना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। और आजकल ईमानदारी से कितना कर पाता है आदमी, ये आप भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मैं समाज को कुछ बुरी चीज़, मैं मतलब अच्छा कुछ दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन मैं कुछ बुरा नहीं देना चाहता हूँ। ये प्रश्न मैंने आपसे सिर्फ इसलिए किया था कि मैं चाहती थी कि इस वार्ता को लोग देखें और उनका भ्रम निकल जाए, क्योंकि जब वो बार बार ये कहते हैं, क्योंकि मुझसे भी कई लोगों ने कहा है, तो मैंने सोचा था एक दिन आपसे ज़रूर प्रश्न करूंगी और इसका उत्तर चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कही, क्या ज़रूरत है हमें चाटुकारिता करने की? जो चीज़ हमें सही लगती है, हम स्वयं को उत्तर दे पाते हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए। इस मामले में 100% मैं आपके साथ हूँ। हाँ, कहीं कहीं मुझे थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ता है। ये कहिए कि स्त्री हूँ या ये कहिए कि मेरी आदत है, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि मेरे पास समय नहीं है। फिर भी अगर कोई कहता है कि हम आ रहे हैं तो मैं मन मार के बोलती हूँ चलिए आ जाइएगा। शायद वो तो आपको भी करना पड़ता होगा। वो तो सारी चीजें करते हैं, करना पड़ता होगा, इंतजार करते हैं, अपना काम भी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही आदमी फिर जाकर के हमें अव्यवहारिक कहता है। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ कि एक मेरे कोई मित्र थे, अधिकारी थे, उनसे किसी का काम था जी। मैं अपने सारे काम छोड़ करके उनके पास गया उनकी सिफारिश करने के लिए जी। वहाँ जा करके उनको चाय भी मैंने अपनी जेब से पिलाई, है ना, उनको लेके भी मैं अपनी बाइक पे गया और वहाँ से आने उनका काम भी हो गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यार शाम को दावत में आ जाना, तो मैंने कहा मैं अपना काम करूँगा। मैं नहीं गया, इसी बात से वो नाराज है मुझसे। उनका काम हो गया, इससे खुश नहीं है, लेकिन उनके यहाँ दावत में मैं नहीं गया, इसलिए वो क्योंकि मुझे जो दिन भर मेरा खराब हुआ था, मुझे रात को अपना काम करना था, तो वो इसीलिए नाराज है। अब ऐसे लोग अगर मुझे अव्यवहारिक कहते हैं जिनके मैं काम आता हूँ,
तो मुझे कोई परवाह नहीं होती है। एक पंक्ति में आप बताइए मुझे, एक पंक्ति में, जी। कि आप अपने जीवन को किस तरह से देखते हैं, कम शब्दों में। मैं सच अगर कहूँ तो मैंने अपना जीवन कभी नहीं जिया, अपने लिए कभी नहीं जिया। और मैं ये चाहता हूँ कि मृत्यु तक मुझ पर अगर कोई दोषारोपण है या मेरी कोई जिम्मेदारियाँ इस तरह की हैं, आकांक्षाएं या अपेक्षाएं तो बहुत सारी पूरी नहीं होती हैं, तो उसमें मैं प्रयास करूं कि मैं उसको पूरा करूं। तो सीधी सी बात है, अगर एक पंक्ति में आपने पूछा है मुझसे, तो मैं अपने जीवन को रोज़ मरने की तरह से जीता हूं। बहुत अच्छी बात कही है, मरने की तरह से जीता हूँ, क्योंकि जब हम मरने की तरह से जीते हैं, मृत्यु के पास देखते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। कि मृत्यु हमारे सामने है, हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है। मतलब कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर हैं, तभी आप इतने सारे कार्य कर पा रहे हैं। अब चलते चलते मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि अभी आप युवा हैं, आपके सामने पूरा जीवन है, लेकिन वृद्धावस्था भी आनी है, यह भी कटु सत्य है। तो चलते चलते मुझे आपका नज़रिया वृद्धावस्था पर जानना है कि आप उसको किस प्रकार या किस आईने में देखते हुए चलते हैं, ताकि आपकी वृद्धावस्था अच्छी और सच्ची हो। मैम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है, और ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब संभवतः मैं न दे पाऊँ, या ये भी हो सकता है कि मैं अंदर से देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जिसने जीवन में क्या बचपन में बुढ़ापा सहन किया हो, जिसको यूँ कह लीजिए कि होश आते ही बुढ़ापा आ गया हो, तो वो बुढ़ापे को जीने की कल्पना क्या करेगा। तो हम तो रोज़ वृद्धावस्था को जी रहे हैं। इसलिए वृद्धावस्था को जी रहे हैं कि रोज़ की ज़रूरतें, रोज़ के संघर्ष, तो हमें नहीं पता कि बचपन क्या होता है, जवानी क्या होता है। तो जब हमें बचपन और जवानी का ही नहीं पता है, तो वृद्धावस्था का मैं क्या जवाब दे पाऊँगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये उम्मीद है कि वृद्धावस्था भी हमारी काम करते करते और बिना किसी अपेक्षाओं और उपेक्षाओं के कट जाएगी। हम चूँकि किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं, तो इसलिए किसी की उपेक्षा भी नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हमें बहुत सारी ज़रूरतें महसूस नहीं होती हैं, तो ज़रूरतें घटाई हुई हैं, यूँ कह लीजिए। तो संघर्ष है, जीवन का संघर्ष है, और जीवन का संघर्ष करते करते 53 साल लगभग हो गए हैं, और आगे 20, 25, 30 साल होंगे नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये काल भी मेरा संघर्ष में ही व्यतीत होगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं संघर्ष के साथ ही मरना भी मुझे मंजूर है। और कोई वृद्धावस्था नहीं है, कुछ नहीं है। हम जब संघर्ष करते हैं, जब काम करते हैं, तो काम करते करते ना आपकी बचपन होता है, ना जवानी होती है, ना वृद्धावस्था होती है। आप काम कीजिए, काम की उम्र काम की होती है, बस। बहुत अच्छा कहा आपने कि आप, वही बात है ना कि अगर आप काम करते रहेंगे तो वृद्धावस्था दिखाई ही नहीं देगी, कि कोई आयु ही आपको दिखाई नहीं देगी। और वृद्धावस्था तो आपकी स्वयं भी अच्छी होगी, क्योंकि आप संघर्षों के साथ जीवन जी रहे हैं, और आगे आपको यह महसूस ही नहीं होगा कि मैं अशक्त हो गया, क्योंकि आपने वह जीवन आप जीते चले जा रहे हैं। लेकिन आशावान रहें, आशावान रहना व्यक्ति का धर्म भी है और कर्तव्य भी है, और संघर्ष करना भी व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है। तो आज बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत लोगों से वार्ता करती हूँ, और एक वार्ताकार को कैसे पकड़ूँ और कैसे उससे वार्ता करूँ। तो आज आपने मेरे हर प्रश्न का बहुत पारदर्शिता के साथ उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर कभी आपसे और विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।